हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रख्यानी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान की। आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम तो सुना ही होगा, या खान साहब से भी इन्हें जाना जाता है। ये जो हैं शहनाई के बहुत ही बड़े जो है म्यूजिशियन रहे हैं, मैस्ट्रो रहे हैं, क्योंकि शहनाई जो आज तुम नाम सुनते हो वो इन्हीं के द्वारा ही आया गया है। सो पूरे वीडियो में जो है हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे वर्ड टू वर्ड। सो बिल्कुल एंड तक बने रहना है ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। एंड बिफोर वी बिगिन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी सुनते जाओ कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई है नोट्स करके, यानी हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स, जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। सो जल्दी से फटाफट से जाके जो है नोट्स ले लो, तैयारी बढ़िया करो एंड आ जाओ आगे सेशन में। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी, मुझे लगता है नॉट ओनली इन इंग्लिश, यू मस्ट हैव स्टडीड इट एल्सवेयर एज वेल। कभी तुमने नाम सुना होगा जीके में। तो ये भाई, ही इज़ द ग्रेट शहनाई मैस्त्रो, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना जिसमें एक्सपर्टीज़ होता है, उनका रहा है शहनाई में। एंड इन्होंने इंडिया का नाम जो है बहुत ही ज़्यादा रोशन किया है। सो आज हम पढ़ेंगे उस्ताद के बारे में कि उनकी क्या लाइफ स्टोरी रही है, उनके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, एंड उनका जो भी बोलते हैं ना कि हमारे देश के लिए उन्होंने क्या किया है। ओके, सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द ग्रेट शहनाई मैस्ट्रो and the recipient of the highest civilian award, the Bharat Ratna 2001, was born on 21st March 1916 in a well-known family of musicians in Bihar. तो जैसे ही बिहार बोला, चेहरे पे मुस्कान आ गई, क्योंकि बिहार बोर्ड की कहानी है और बिहार से ही जो है उस्ताद। तो यानी बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं, ये प्लेस जो है बढ़िया सी है, क्योंकि इतने बढ़िया म्यूजिशियंस यहाँ आ रहे हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स कहेंगे यस मैम, हम भी एक नंबर हैं। तो सभी नाम रोशन करेंगे और जो है ऐसे आगे आपकी भी कहानियाँ पढ़ी जाएंगी। चलिए, सो वाई इनको इतना ज़्यादा हाईएस्ट कंसिडर किया गया है, तुम जब स्टोरी पढ़ोगे ना तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले आ जाओ, इनको भारत रत्न, यानी भारत रत्न इज़ बेसिकली हमें पता है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2001 में इन्हें मिला था। और इनकी बर्थ डेट क्या है? 21 मार्च 1916। कुछ डेट्स होती हैं वो ज़रूर अपन याद करते चलेंगे। In spite of having traveled all over the world, he was exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remained for him the most wonderful towns of the world. यानी ये इतने फेमस थे, ये पूरी दुनिया घूम चुके थे, इंडिया क्या फॉरेन हर जगह, लेकिन उनका जो एक बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा लगाव था, अटैचमेंट था, इट वॉज स्पेशली फॉर बनारस एंड दुमराव, है ना। एंड मतलब कहीं भी चले जाएं वो, लेकिन इन जगहों को वो नहीं छोड़ सकते। एक्सीडिंगली यहाँ पे आप समझोगे, मैंने ग्लॉसरी दी गई है नीचे, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स एज वेल। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनकी कहानी क्या है। He passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. तो बर्थ डेट और डेट हमें याद रखनी है। डेथ डेट है उनकी 21 अगस्त 2006, यानी 90 साल की उम्र में जो है उनका देहांत हो गया था, एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस यानी बहुत लंबी चलती बीमारी के कारण। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning, and उन्हें जो है जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्हें जो है स्टेट फ्यूनरल दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और एक दिन का शोक जो है शोक के लिए एक दिन का हॉलीडे भी डिक्लेयर किया गया था, है ना। वन डे नेशनल मॉर्निंग जिसे कहते हैं। मॉर्निंग मतलब होता है, ये मॉर्निंग नहीं है, MOUR है, MOURNING इज शोक, ठीक है। शोक यूजुअली मॉर्निंग कब करते हैं? यूजुअली व्हेन समवन डाइज। ओके, चलिए, तो ये तो हो गई इतनी बात। अब शुरू करते हैं कि शहनाई में इनका नाम कैसे आया, और एक्चुअली शहनाई नाम खुद कैसे आया। तो तुम्हें बेसिकली बताऊं, शहनाई जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये पहले शहनाई खुद था ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो पहले के टाइम में, ये टाइम कब की बात है? एम्परर औरंगजेब की बात है। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. pungi नाम तो सुना ही होगा, है ना। अब pungi is basically, ये सब wind instrument होते हैं, फ्लूट वगैरह भी देखा होगा ना, तो ये pungi होती है। अब pungi अगर किसी ने कभी सुनी हो तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तुम तो बिहार वाले हो यार, वहाँ पे सुनी होगी मुझे लगता है, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कभी pungi सुनी है। pungi बजते हुए, विंड इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका जो साउंड है ना वो बहुत ही अनप्लेजेंट सा होता है। मतलब एक अपन कह रहे हैं बांसुरी बज रही है, मधुर सी आवाज़ आ रही है, पर पुंगी का थोड़ा हल्का सा श्रिल टाइप का साउंड था। श्रिल यानी बहुत ही हाई पिच वाला साउंड होता है ना, कानों को चुभने वाला साउंड था।
तो अब एम्परर थे वो, तब तो राजा महाराजा का टाइम था भाई, आज जैसी डेमोक्रेसी नहीं है कि आज तुम जो चाहे कर सकते हो हैं, आज तुमने पुंगी बजाई कोई तुमको रोक नहीं पाएगा भाई। तो तब का टाइम था, एम्परर औरंगजेब की बात थी, तो उन्होंने जो है पुंगी बजवाना रॉयल रेसिडेंस में, ऐसा नहीं है हर जगह पब्लिक प्लेस इधर उधर कर सकते थे, लेकिन रॉयल रेसिडेंस के अंदर तुम पुंगी नहीं बजा सकते थे क्योंकि उसका जो है बहुत ही अनप्लेजेंट सा साउंड था। द पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर, यानी पुंगी जो भी बजाए ऐसा लगता था कोई नॉइस मेकर, शोर मचाने वाला जो है नाम दे दिया गया था उसे, कोई भी शोर मचाता उसको पुंगी बोल देते थे। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, यानी सिर्फ कुछ ही लोगों ने सोचा था, मतलब पुंगी उस टाइम में बिल्कुल ही ऐसा हो गया था, बहुत शोर मचाती है, तो काफ़ी कम लोग ऐसा सोच पाए थे कि शायद ये फिर से कभी जिंदा होगी यानी फिर से कभी बजेगी। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। तो अब कहानी की शुरुआत होती है, कौन आता है कहानी में हीरो? अ बार्बर, एक नाई थे, है ना, कौन सी फैमिली के? जिनके फैमिली में जो है उनके पापा दादा जो है प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। अब उन्हें जो था वो नाई थे, तो उनको रॉयल पैलेस में एक्सेस था, वो वहाँ जा सकते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि वो खुद म्यूजिशियंस की फैमिली से आते हैं तो एक इंटरेस्ट होता है ना, पर्सनल इंटरेस्ट, तो उन्होंने सोचा कि मैं कोशिश करूँगा पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, यानी जिस तरह से उसे बहुत ही ज़्यादा श्रिल टाइप का साउंड आता है, उसे मैं कोशिश करूँगा कि चेंज कर पाऊँ। तो मुझे लग रहा है कि आधे लोग समझ गए होंगे अब बार बार यहाँ पे कौन है। ऑफ कोर्स ये जो है बिस्मिल्लाह खान की ही बात हो रही है, पहले वो नाई थे, ठीक है। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes in the body of the pipe। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नेचुरल हॉलो क्या होता है? खोखला। तुमने पाइप देखा है ना, पाइप अंदर से भरा रहता है, खाली रहता है, खाली रहता है। तो उन्होंने एक हॉलो पाइप लिया, है ना, जिसका जो स्टेम था वो लंबा था और ब्रॉडर था पुंगी के कंपैरिजन में, ठीक है। एंड उसमें जो है उन्होंने 7 होल्स बना दिए। When he played on it, closing and opening some of the holes, यानी ऐसे ऐसे करके बजाता है ना, शहनाई जैसे बजती है, देखी है, यानी ऐसे किसी एक होल पे हाथ रखो फिर एक होल पे। जिन जिनको बजाने आती हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, है। मैंने ट्राई तो किया पर बजती नहीं है बिल्कुल भी सही से, लेकिन वही है जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, वही जो है इस आर्ट को अच्छे से ले सकते हैं। So when he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। मतलब पुंगी से बस हल्का सा तुमने जो है ना उसको मॉडिफाई किया, एंड देन उन्होंने देखा कि वो जो श्रिल और बेसुरी सी आवाज़ आ रही थी उसकी जगह एक सॉफ्ट और मधुर सी ध्वनि निकलने लगी। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। अब रॉयल पैलेस में तो उनका जाना था ही, तो उन्होंने जो है रॉयल्टी यानी इन सब राजा महाराजाओं के सामने जो है उन्होंने पुंगी बजाई, एंड एवरीवन वाज वेरी इम्प्रेस्ड। ये तो बहुत ही बढ़िया सा साउंड है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब आता है नामकरण पे चीज़, क्योंकि अब तुम इसको तो पुंगी नहीं बुलाओगे ना, क्योंकि पुंगी वॉज डिफरेंट, उसका अजीब सा वॉइस था। अब इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, तो सोचा इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण देखो कितनी बढ़िया तरीके से हुआ है। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेस इन द शाहज चेम्बर, यानी जो राजा थे वहाँ के शाह थे उनके चेम्बर में पहली बार बजाया गया। एंड किसने बजाया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, क्योंकि वो क्या थे? एक नाई थे, है ना, हिंदी में अपन बार बार को नाई कहेंगे ना। तो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड, यानी शाह का SHE ले लिया, ठीक है, और नाई का NAI ले लिया, तो यहाँ से आया है नाम शहनाई। बोलो लो मैम, हम तो क्या सोचते थे कि शहनाई पहले से ही नाम है। कहाँ से आया शहनाई नाम? क्योंकि पहली बार शाह के चेम्बर में बजाया था ये, एंड बजाया किसने था? एक नाई ने, है ना, ही वॉज अ बार्बर, तो शहनाई करके ऐसे नाम पड़ा। ठीक, तो इस डिटेल को अपन याद रखेंगे बिकॉज क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड फ्रॉम दीज। आगे आते हैं। The sound of शहनाई began to be considered auspicious, और फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि शहनाई से जो साउंड निकलती थी ना उसे ऑस्पिशियस यानी लकी माना जाने लगा। यानी आप देखते हो कि ना आज भी शहनाई कब बजती है? व्हेन समवन, कोई अच्छी गुड न्यूज़ होती है या समवन इज गेटिंग मैरिड, कोई शुभ प्रसंग हो तो लोग शहनाई बजाते हैं, है कि नहीं? तो शहनाई को जो है उसके साउंड को अब ऑस्पिशियस मानने लगे थे, यानी लकी मानने लगे। And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। We all know indispensable यानी कोई भी नॉर्थ इंडिया की वेडिंग हो शहनाई ना हो तो ऐसा बहुत ही इम्प्रैक्टिकल साउंड करता है। आज भी जो है मंदिरों में काफ़ी जगहों पे शहनाई बजी जाती है। indispensable यानी very important। In the past, the शहनाई was part of the नौबत
और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट द रॉयल कोर्ट। यानी उस जमाने की बात करें तो रॉयल कोर्ट में ना एक नौबत होती थी, नौबत नाम था उसका, या अगर इंग्लिश में बोले तो ट्रेडिशनल ensemble 9 इंस्ट्रूमेंट्स, 9 जो है म्यूजिक के अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते थे, उसमें शहनाई वॉज वन ऑफ देम, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। तो अभी तक जो है इसको सिर्फ जो है टेम्पल्स यानी मंदिरों और वेडिंग्स में यूज़ किया जाता है। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब जो है तब तक तो वो टेम्पल्स और मंदिरों तक ही रह रही थी कहानी उसकी, लेकिन अब इसको आगे भी तो बढ़ाना था। तो आगे किसने बढ़ाया? द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। As a 5-year-old boy, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar। यानी अब जो है इनकी कहानी स्टार्ट होती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। पहले तो वो नाई वाली कहानी जो है ख़त्म हुई, ठीक है, किसी नाई ने जो है उसको इन्वेंट किया, ठीक है। तुम लोग को जब से लग रहा था कि मैम नाई की बात हो रही है तो हमें लग रहा है बिस्मिल्लाह खान जो यही है, लेकिन स्टोरी अब स्टार्ट होती है बेसिकली इनके बारे में, क्योंकि व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द नाई सो दैट वाज फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली। अब ये आती है कि इसको आगे कैसे बढ़े। देखो कोई भी चीज़ इंसान बना तो देता है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको आगे तक कैसे ले जाना है। तो यहाँ पे अब हम शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी से। अभी वो एक 5 साल के बच्चे की बात हो रही है। ही वॉज अ 5-year-old बॉय। बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एशियंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। गिल्ली डंडा एक गेम होता है, बहुत ही बढ़िया सा गेम होता है। आई डोंट नो आज की जनरेशन ये खेलती है या नहीं, और अगर खेलते हो पता है गेम तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन है। तो गिल्ली डंडा जो है वो खेलते थे, डुमराव में रहते थे वो, है ना, बिहार में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। मतलब तुम लोग को यही सोच के थोड़ा वो हो रहा होगा कि भाई देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, ही वॉज अ मुस्लिम, बट स्टिल देखो वो जो है रेगुलरली जाते थे, बिहार जी टेम्पल जाते थे, वहाँ पे भोजपुरी चैत वो गाते थे, ठीक है। एंड जहाँ पे उनको वो गाने के बाद एक बहुत ही बड़ा लड्डू मिलता था जिसका वेट था 1.25 kg, एक प्राइस के तौर पे वहाँ के जो लोकल महाराजा हैं वो देते थे, ठीक है। तो यहाँ से इनकी कहानी स्टार्ट होती है। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award, the भारत रत्न। मतलब तब से शुरुआत हुई थी, 80 साल पहले ये बात शुरू हुई थी, और अब जो है वही छोटा लड़का जिसकी हम बात कर रहे हैं, भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। उनके ग्रैंडफादर, दादाजी की बात करें, हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट, नॉट कॉन्सर्ट कोर्ट, भोजपुर के जो किंग का कोर्ट था वहाँ के जो थे शहनाई नवाज थे इनके ग्रैंडफादर, जिनका नाम क्या है? रसूल बख्श खान। कुछ कुछ नेम्स आएंगे इनमें रिलेटिव्स के जो आपको याद करते जाने हैं। His father, उनके पिताजी, पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also शहनाई players। The young boy took to music early in life and he was young, तो उन्होंने जो है म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा अर्ली ले लिया था अपनी लाइफ में। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। So I hope no one is getting confused over here। ये स्टोरी के दो अलग पार्ट हैं, ठीक है। जब मैंने बिगिनिंग में आपको कहा था इट वॉज जस्ट टू टेस्ट योर एबिलिटी, क्या बोला था हमने कि हम जब एक नाई की बात कर रहे हैं तो वो नाई वाला स्टोरी वॉज डिफरेंट। शहनाई जो थी वो तब तो भाई बन गई, शहनाई जो थी वो तब तो बन गई। मैंने शुरुआत में एक चीज़ कही कि शहनाई की यानी बोलते हैं ना नाम करने में जो है, डिस्कवरी करने में जो है, शहनाई आया कहाँ से? बिस्मिल्लाह खान से। तो ये मैंने क्यों कहा? बिकॉज शहनाई आ तो चुकी थी ऑलरेडी। देखो चीज़ें तो आ जाती हैं लेकिन उनको आगे ले जाने वाले का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि नहीं? कि आज अगर कोई भी टेक्नोलॉजी आई है, किसी ने बना दी, लेकिन उसको बूंद तक कौन लेके गया? वी टेक दैट पर्सन नेम। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नेम कम्स फर्स्ट। बट अगेन ये जो डिस्कवरी वाली स्टोरी थी दैट वाज डिफरेंट, और यहाँ पे अब हम शुरू करी है किसकी? बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी। तो अब जैसे हमने बात करी उनकी कि वो जब 3 साल के थे तो उनकी मम्मी जो है उनके मैटरनल अंकल के घर में लेके गई थी। मैटरनल अंकल बेसिकली मामा हुए, ठीक है। अंग्रेजी में तो मैटरनल अंकल कहते हैं, अंकल सबके लिए अंकल है, मामा चाचा सबके लिए अंकल, ठीक है। बट यहाँ मामा की बात हो रही है। बनारस में लेके गई उन्हें, जिसे अभी वाराणसी कहा जाता है बेसिकली। तो बिस्मिल्लाह खान को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जब उन्होंने देखा कि उनके जो अंकल्स हैं, उनके जो मामा वगैरह हैं, वो सब शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनको देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हुआ। एट द एज ऑफ 3, भाई 3 साल के थे अभी वो। सून बिस्मिल्लाह
started accompanying his uncle Ali Bucks to the Vishnu temple of Benares, where Bucks was employed to play the शहनाई. मतलब उनके जो अंकल हैं वो भी जो है टेम्पल में, विष्णु टेम्पल में जो है शहनाई बजाते थे, तो वो उनके साथ जाते थे. Ali Bucks would play the शहनाई and Bismillah Khan would sit captivated for hours. यानी अली बक्स जो उसके अंकल है वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान वुड सिट कैप्टिवेटेड. कैप्टिवेटेड यानी बोलते हैं समा बांध लेना, बस उनको देखते ही रहते थे और सुनते ही रहते थे. बहुत ही ज़्यादा होता है ना बचपन में आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, जैसे किसी को जो है कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी को पियानो अच्छा लगने लगता है बचपन से, या किसी को डांस अच्छे लगने लगता है, कोई क्रिकेट का वो हो जाता है कि नहीं भाई मुझे तो यही करना है. तो वैसे ही बचपन में ही उनको समझ आ गया कि भाई ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. So धीरे धीरे जो है वो फिर अपने जो है अंकल से सीखने लगे, थोड़े थोड़े lessons लेने लगे, यानी इतनी छोटी उम्र से ही उन्होंने practice start कर दी थी. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became young apprentices' favorite haunts where he could practice in solitude. यानी आने वाले सालों में जो है बालाजी और मंगला मैया और रिवर गंगा जो है ना, वहीं के आसपास की जो बैंक्स हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति होती थी, है ना. बहुत ही ज़्यादा अकेला, मतलब आप जो है कुछ करना चाहते हो, अपना ध्यान करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, कर सकते हो. तो थोड़े टाइम में जो है यंग अप्रेंटाइसेस यानी एक पर्सन जो किसी के लिए काम करता है अपना कोई स्किल सीखने के लिए. तो वो कौन सा स्किल सीख रहे थे? शहनाई बजाने का. तो ये इनकी फेवरेट प्लेस हो गई थी ताकि वो जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते, सॉलिट्यूड यानी अकेले, कोई उन्हें परेशान नहीं करता. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई. रागाज नहीं है ये, है ना, RAGAS, हिंदी में अपन राग कहेंगे. राग यानी सुर लगाते हैं ना. तो यानी वो इतनी प्रैक्टिस करने लगे, तुम सोचो बचपन से कोई किसी चीज़ की प्रैक्टिस ही करता आ रहा है, तो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस पे मास्टरी कर ली, वो ऐसे ऐसे राग इन्वेंट करने लगे, नए नए राग, जो कि ऐसा माना जाता था कि शहनाई में बज ही नहीं सकते. होता है ना, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक रेंज होती है, एक पिच होती है, बट उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी दैट ही इन्वेंटेड न्यू टाइप ऑफ राग इन शहनाई. लेट्स मूव फर्दर. अब आ जाते हैं वो 14 ईयर्स के हो गए. At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. बिस्मिल्लाह जो है अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." यानी वो गए थे म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में एंड एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, यानी बोलते हैं ना, रिसाइटल इज बेसिकली अ फॉर्मल पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक और पोइट्री. यानी कोई सिंगिंग कर रहा है, रिसाइट कर रहा है, कविताएं गा रहा है या कोई भी ऐसी चीज़. तो वो ख़त्म करी बिस्मिल्लाह ने, एंड जैसे ही ऐसा हुआ तो उस्ताद फैज़ खान आए उनके पास. उन्होंने पैट योर बैक यानी ऐसे पीठ थपथपाई और कहा कि और मेहनत करो एंड यू शैल मेक इट, एंड तुम बहुत आगे तक जाओगे. With the opening of the All India Radio, जिसे AIR भी कहते हैं, लखनऊ में in 1938 बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. बिग ब्रेक का यहाँ पे मतलब क्या होता है मैं तुमको बताती हूँ. ब्रेक तो तुम्हें लगता होगा कि जैसे लंच ब्रेक लेते हैं, है ना, ब्रेक ले लेना थोड़े टाइम के लिए. यहाँ पे बिग ब्रेक का मतलब है कि उनको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली, है ना. इंडस्ट्रीज में बिग ब्रेक का मतलब क्या होता है कि एक बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना. तो AIR लखनऊ में जब आया 1938 में, तो तब उनके लिए बहुत बड़ा मौका आया, बिकॉज रेडियो पे पता है तब के टाइम में जो यही चीज़ें बजती थी. फिल्मी गाने तो खैर बहुत कम होते थे, तो किसी की परफॉर्मेंस है, कुछ है, तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह जी की जो है शहनाई बहुत बजती थी रेडियो पे. He soon became an often heard Shehnai player on the radio. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. यानी सोचो आज़ादी के टाइम में भी जब आज़ादी हुई तो ये फर्स्ट इंडियन बन गए लोगों के साथ जो है उन्होंने पूरे नेशन के साथ अपनी शहनाई प्ले करी. He poured his heart out into the Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. ये नाम आप सभी ने सुना होगा. जवाहरलाल नेहरू जी की ये जो स्पीच थी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ट्राइस्ट यानी यूनियन, यूनियन विद डेस्टिनी, बहुत ही फेमस स्पीच रही है उनकी जब आज़ादी हुई थी. आज़ादी के बाद की जो स्पीच थी ये, है ना, रेड फोर्ट में, तो वहाँ पे इनकी स्पीच भी थी एंड उस्ताद ने जो है अपनी जो है प्रेजेंटेशन भी की थी, किसकी, शहनाई की, उसी टाइम पे, राइट. चलिए
Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan. पहली ट्रिप वो गए थे तब वो गए थे अफगानिस्तान, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. यानी मैस्त्रो किसे कहा जाता है? बोलोगे मैम मैस्त्रो तो गाड़ी का नाम है। अरे भाई मैस्त्रो का मतलब समझो, गाड़ी का नाम भी है तो वो किस पे रखा गया है? मैस्त्रो का मतलब होता है मास्टर। मास्टर यानी मास्टर्स इन अपन करते हैं ना, मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर यानी किसी चीज़ में मास्टरी कर लेना। तो बेसिकली किसी स्किल पे मास्टरी जो कर लेता है बहुत ही बढ़िया हो जाता है तो उसे हम मैस्ट्रो कहते हैं। तो किंग जो थे वहाँ के ज़हीर शाह, वो इतने इम्प्रेस हो गए थे, इतने मतलब बोलते हैं ना किंग राजा महाराजा तो पहले इम्प्रेस हो जाए तो ऐसे बस बोलते थे अपने नौकरों को ये दे दो, उन्हें वो दे दो। तो उनको बहुत सारी जो है प्राइसलेस यानी बेशकीमती पर्शियन कार्पेट, सोविनियर्स जो कि भाई तुम आज भी देखोगे ना बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, राइट। तो ये सब जो है उन्हें गिफ्ट के तौर पर दी थी। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. अब वो अकेले नहीं थे जो कि fascinate हुए थे। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। मतलब फिल्म डायरेक्टर भी जो है विजय भट्ट थे, उन्होंने बिस्मिल्लाह जी को एक फेस्टिवल में बजाते हुए शहनाई सुना था, तो वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने एक मूवी का ही नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chart buster. तो और उन्हीं का एक बजाया हुआ जो है कॉम्पोजिशन था, दिल का खिलौना है टूट गया, that came out to be a chart buster का मतलब क्या होता है? एक बेस्ट सेलिंग रिकॉर्डिंग, बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही हिट हो गया था, हर कोई सुनता था वो। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's success in film music was limited to two. सेलुलॉइड वर्ल्ड का मतलब होता है यूज टू रेफर फिल्म और मूवीज़। फिल्म और मूवी की जगत में जो है ये सक्सेस तो उन्हें मिली थी, लेकिन उन्होंने मूवी में अपना सिलसिला जो है 2 ही तक लिमिटेड किया। एक तो विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सन्नदी अप्पन। अब ऐसा क्यों है? बोलो मैम ये तो इतने बढ़िया थे, मतलब मूवी इंडस्ट्री में तो ये तो बहुत ही छा जाते, पर फिर ये आगे क्यों नहीं बढ़े? तो इसका इनका एक पर्सनल रीज़न था। ही सेड I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बताई कि मैं जो है ना इस चीज़ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। ये जो फिल्मी दुनिया की ग्लैमर है, आर्टिफिशियलिटी है, नॉट पर्टिकुलरली बहुत आर्टिफिशियल, बट हाँ एक वर्ल्ड जो है उनके वर्ल्ड से अलग है। यानी वो इधर बुराई नहीं कर रहे थे, बट वो ये कह रहे थे कि मेरा वर्ल्ड, हमारी जो म्यूज़िक की दुनिया है, जिसे हम कहते हैं ना क्लासिकल संगीत की जो दुनिया है, ये ग्लैमर की दुनिया से मैच नहीं करेगी। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. यानी जो बिस्मिल्लाह खान है ये पहले इंडियन थे जिनको इनवाइट किया गया था परफॉर्म करने के लिए लिंकन सेंटर हॉल है यूएसए में, वहाँ पे। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहार मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी इतने यहाँ तो उनके ना बहुत चंद जो है क्या कह सकते हैं अचीवमेंट्स है। ही वॉज सो ग्रेट एट दैट टाइम एज वेल, मतलब उन इंटरनेशनली उनका नाम इतना हो गया। तो तुम सोचो आज के टाइम तुमको लग रहा होगा ये तो मैम ठीक है बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आज तो सोशल मीडिया है, तब के टाइम में थोड़ी ना होता था सोशल मीडिया कि आज जो है कुछ भी तुमने वीडियो खोला चल गई, अच्छा पता चल गया नाम। एट दैट टाइम व्हेन मीडिया वाज नॉट दैट मच, स्टिल उनका इतना नाम हुआ है कि इंटरनेशनली उन्हें इतनी जगह बुलाया जा रहा है। एंड एक जगह पे तो तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पे रख दिया था, ताहार मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये काफ़ी सारे जो हैं इनके अचीवमेंट्स रहे हैं। नेशनल अवार्ड्स यानी इंडिया के जो अवार्ड्स की बात करें, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। कॉन्फर्ड का मतलब होता है किसी को नवाजा जाना, टू ऑनर समवन। इन 2001 जैसे हमने बात करी थी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है दी भारत रत्न। भारत रत्न कब मिला उन्हें? 2001 में। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, यानी ये तब की बात है जब उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा था 2001 में। तो कुछ छोटी बातें उन्होंने कही थी, है ना, कुछ बातें उन्होंने कही थी, है ना, छोटी सी बात कही थी। मतलब अवार्ड ऐसे था रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, यानी यहाँ कंधे पे टिकाए और आंखें होते हैं ना नम हो जाती है, इतना बढ़िया अवार्ड जो उन्हें मिला है। ही सेड
all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. तो उन्होंने यही कहा कि अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन को म्यूज़िक सिखाइए, हिंदुस्तानी म्यूज़िक। क्योंकि अब जो है वेस्ट से किसका कहना है, ये जो वेस्टर्न कल्चर है, अमेरिका वाले भी ये तक हमारी म्यूज़िक सुनने को आ रहे हैं। तो अपने बच्चों को जो है ये सिखाइए। एंड हम कहते हैं ना कोई हेरिटेज होता है कंट्री का, तो उसको आप बिल्कुल आगे बढ़ाइए। बस इतनी सी लाइनें जो है उन्होंने कही। In spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पे क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली कि उनको जो है कॉमनली क्या बोला जाता था, फॉन्डली खान साहब भी बुलाया जाता था। एक तो उस्ताद तो उनका नाम रखा ही था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और खान साहब भी बुलाया जाता था। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. मतलब जो उस्ताद हैं या खान साहब हैं, उनको बनारस और दुमराव से इतना प्रेम था तो वो वहाँ से कहीं जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन उनके एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप जो है यूएसए में यानी अमेरिका में एक शहनाई स्कूल खोलिए वहाँ पे, और आपको अगर यह है कि बनारस नहीं छोड़ना है तो हम पूरा का पूरा बनारस वहाँ रिक्रिएट कर देंगे, वहीं के जैसे टेम्पल्स, वहीं जैसा सब कुछ, ऐसा तक बोल दिया देखो। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो उन्होंने कहा कि चलो टेम्पल वेम्पल बना दोगे, अगर गंगा माँ को तुम जो है गंगा रिवर जो है वहाँ पे ले आओगे तो फिर सोचते हैं। सो लेटर, अब ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब सोचिए वो इतने फॉन्ड थे अपने शहर की कि बचपन से वो वहीं पले बड़े हैं, इतना रिस्पेक्ट था उनके अंदर पे, तो उनको ये था कि वो जगह वो कभी नहीं छोड़ेंगे अपनी रूट्स से जो, क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी की कमी थी। आज वो चाहते तो वो यूएसए में कहीं भी जाके बड़े बड़े स्कूल्स खोल सकते थे, बहुत सारा बोलते हैं ना एज बिजनेस कर सकते लेटर ऑन, बट नहीं, ही वॉज स्टिक्ड टू हिज रूट्स। Later, he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique मट्ठा of Durao." यानी जब भी उनको रिमेंबर वो याद करते हैं ना, बस वो यही कहते हैं कि कभी भी मैं किसी, मतलब सोचो वो ऐसे हैं विदेश कंट्री में जाके भी उनको सिर्फ अपना ही शहर याद आता है, उनको जो है रिवर गंगा याद आती है, बनारस याद आता है, और जब बनारस में होते हैं तो उन्हें मट्ठा याद आता है, दुराव का मट्ठा पीने की ड्रिंक होती है ना, मट्ठा पीते हैं गर्मियों में बढ़िया सा, तो वो सब उन्हें याद आता है। तो बेसिकली ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पर्टिकुलरली दीज टू प्लेसेस। Shekhar Gupta, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? यानी शेखर गुप्ता नाम का कोई इंसान है जो उनसे पूछता है एक क्वेश्चन, मोस्ट प्रॉबेबली रिपोर्टर हो सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं है, सो वी कैन अज्यूम हिम टू बी अ रिपोर्टर। तो उन्होंने पूछा व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो क्या आप और आपकी फैमिली ने सोचा नहीं पाकिस्तान मूव ऑन करने का, जस्ट बिकॉज दैट वाज अ क्वेश्चन बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। तो पूछा कि आप और आपकी फैमिली में नहीं सोचा कि आप वहाँ चले जाएं। सो बिस्मिल्लाह खान क्या कहते हैं, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, नेवर। तो यानी अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ ना तो ऐसा है कि हे भगवान माफ़ करे, मतलब मैं और बनारस छोड़ के चले जाऊँ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, उन्होंने क्लियरली कहा। और उन्होंने बताया कि आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, हाँ एक बार मैं गया था पाकिस्तान, आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। तो मतलब वो उन्होंने बस बॉर्डर ही नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए बस बॉर्डर क्रॉस करी थी कि हाँ तुम ये बोल सको कि हाँ मैं पाकिस्तान होके आया हूँ। एंड आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. तो यानी उन्होंने कहा कि वहाँ पे वो गए बस 1 घंटे के लिए थे वहीं पे, एंड उन्होंने जितने भी पाकिस्तानी थे उनको नमस्कार किया उन्होंने, एंड जितने भी जो है इंडियंस थे उनको सलाम अलैकुम यानी ऐसे सलाम किया उन्होंने, एंड थोड़ा सा है ना अच्छी सी बढ़िया हंसे खेले उनके साथ, है ना, और वो देन वापस आ गए वहाँ से। तो यानी ये इतना परफेक्ट एग्जाम्पल है ना तब के टाइम का उस्ताद ने जो दिया है कि आज जो हम हैं रिलीजियसली या फिर इतना जो है सेपरेट हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने तब से बताया है कि ये जो डाइवर्सिटी है हमारी उसमें भी हम कैसे यूनिटी में रह सकते हैं, यानी टू रिस्पेक्ट ईच अदर ट्रेडिशंस। ही वॉज द बेस्ट ऑफ इट, यानी बट बीइंग ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन ही यूज्ड टू कम टू टेम्पल्स आते क्या थे, वहाँ शहनाई बजाते थे, वहाँ के दीवाने थे, यानी हर चीज़ को, हर रोल को उन्होंने बहुत ही अच्छे से अदा किया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच cultural heritage of India.
one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. यानी डिवोट मुस्लिम यानी वेरी रिलीजियस, यानी वो अपने धर्म में भी बहुत रिलीजियस थे, अपने धर्म में भी रिलीजियस थे, एंड वो खुद शहनाई बजाते थे सुबह सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में। तो इनसे ज़्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जितने भी धर्म हैं ये हमें पता है इंसानों से बने हैं। सो धर्म का मेन मतलब ही क्या होता है, रिलीजन का तो मतलब समझते हो, इट इज़ यूनिटी। धर्म बने ही क्यों है, ताकि सब जो है अच्छे सत्संग में रह सके, अच्छी कंपनी में रह सके, है ना। कंपनी इन द सेंस कि आसपास का माहौल हो, जिन्हें हम फॉलो करते हो, है ना, जिन्हें हम गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करें। एंड सभी की टीचिंग्स में यही दिया रहता है कि यूनिटी इज़ द बेस्ट, है ना। अगर एकता होगी सब में, तभी जो है सभी की भलाई उसी में है कि नहीं। तो ही वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल। एंड आप यहाँ देखेंगे, यानी वहाँ के टेम्पल्स में भी जो है उस्ताद की जब डेथ हुई थी तो वहाँ पे भी उनका शोक मनाया गया था, उनके लिए प्रार्थना भी की गई थी। तो ये जो है इनकी परफेक्ट लाइफ स्टोरी है। एंड मुझे तो पर्सनली, हम भी बचपन से इनकी कहानी पढ़ते आ रहे हैं, एंड जब जब पढ़ते हैं एवरी टाइम इट फील्स सो गुड। आई होप सभी को कहानी पसंद आई होगी। सो विद दिस वी एंड चैप्टर नंबर 6 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिहार की ही कहानी थी तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा आप लोग को भी जो है ना एक बोलते हैं ना रिलेटेबल टाइप स्टोरी लगी होगी, क्योंकि जगहों के नाम भी जो है बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। एंड अगैन मैंने पूछा था, मुझे ज़रूर बताना कि तुम लोगों ने जो पुंगी वुंगी बजाई थी या कभी देखी है पुंगी। डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। लेट मी टेक यू थ्रू आवर चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि देता है फ्री एजुकेशन। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बेटा कि हमारा चैनल जो है ना दोनों मीडियम्स में है, इंग्लिश मीडियम भी एंड हिंदी मीडियम भी। दीज आर ऑल आवर टॉप कोर्सेज। एंड ये जो इंग्लिश का आपका कोर्स चल रहा है ये पूरा ही पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड आपको जो प्लेलिस्ट है वो पूरी सीक्वेंशियली अरेंज्ड है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट करके एक लिंक दी गई होगी, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड है। चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर सेक्शन एंड एमसीक्यू, ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। वन मोर थिंग, आई नो ऑल ऑफ यू मस्ट बी ऑन सोशल मीडिया कहीं ना कहीं, तो आप जो है हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।